नमस्कार दोस्तों, पीसीएस क्रांति प्लेटफ़ॉर्म के करंट अफ़ेयर्स क्लास में आप सबका दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज करंट अफ़ेयर्स क्लास में समसामयिकी घटना चक्र फरवरी माह के मैगज़ीन पे चर्चा करेंगे, जिसमें वैज्ञानिक परिदृश्य टॉपिक को आज हम अच्छे से कवर करेंगे। इसमें प्रमुख बिंदु होंगे जो रक्षा, अंतरिक्ष, चिकित्सा एवं पर्यावरणीय विज्ञान संबंधित घटनाक्रम की जो है प्रस्तुति होगा। तो दोस्तों ये टॉपिक न केवल यूपीएससी, पीसीएस, आरओ बल्कि वनडे एग्जाम के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है। यूपीएससी, पीसीएस और अदर एग्जाम जहाँ भी देखा जाए तो यहाँ से जो है ठीक-ठाक क्वेश्चन पूछता है। यूपीएससी और पीसीएस में देखा जाए तो 4 से 5 क्वेश्चन जो है आपका साइंस टेक से हर साल जो है क्वेश्चन पूछता है और वनडे एग्जाम में भी देखा जाए तो यहाँ से इस टॉपिक से जो है लमसम ठीक-ठाक क्वेश्चन यहाँ से भी आ जाता है, ठीक है? तो कौन-सा टॉपिक आपके यूपीएससी, पीसीएस के लिए इम्पोर्टेंस है, कौन-सा वनडे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंस होगा, तो उन सभी बातों पे हम चर्चा करते चलेंगे। और साथ ही साथ इसके पहले हम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य वाले टॉपिक को पूरा कवर कर चुके हैं, तो आप पुराने क्लास को भी देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़ के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, ठीक है? चलिए हम अपने क्लास पे चलते हैं और साथ ही साथ एक न्यूज़ और है दोस्तों, इम्पोर्टेंस आपके लिए। इसका अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम चैनल से और जिसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, ठीक है? चलिए हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। सबसे पहला टॉपिक है दोस्तों भारत नए भारत में जो है नए रामसर स्थान स्थान जो है शामिल किए गए हैं। तो रामसर स्थल क्या होते हैं इनके बारे में थोड़ा-सा जानते हैं। 1971 में ईरान के रामसर शहर में, ठीक है? कहाँ पे? रामसर शहर में हस्ताक्षरित रामसर अभिसमय रामसर कन्वेंशन एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है, जो विश्व भर की आर्द्रभूमि के संरक्षण और उनके बुद्धिमत्तापूर्ण उपयोग को बढ़ावा देती है, ठीक है? तो ये सम्मेलन कहाँ पे हुआ था? रामसर शहर कहाँ पे, कौन से देश में? ईरान में। ये आपके प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंस है और वनडे एग्ज़ाम के लिए भी महत्वपूर्ण है। और कौन से कन्वेंशन? रामसर कन्वेंशन एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है, ठीक है? भारत इसमें कब शामिल हुआ? भारत जो है 1982 में जो है इस संधि में शामिल भागीदार जो है देश बना था। वर्तमान में रामसर संधि के 173 पक्षकार देश हैं, जो 2500 से अधिक रामसर स्थलों की वैश्विक नेटवर्क है। रामसर स्थलों को अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि भी कहा जाता है, जो पारिस्थितिकी, जैव विविधता और मानव जीवन के हेतु अत्यंत जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है? कुछ और इम्पोर्टेंस फैक्ट इसके बारे में देखते हैं। कौन से 2 स्थल शामिल किए गए हैं? सिलीसेड झील जो कि राजस्थान में है और कोपरा जलाशय जो कि छत्तीसगढ़ में है। इसको जो है अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि की सूची में शामिल किया गया, ठीक है? सिलीगढ़ झील जो है राजस्थान के अलवर जिला में है और रामसर स्थल के रूप में 7 जुलाई 2025 को शामिल किया गया था। जबकि कोपरा जलाशय बिलासपुर छत्तीसगढ़ में है, 8 अगस्त 2025 को इसको जो है नामित किया गया था, ठीक है? इस समय भारत में कुल 96 रामसर स्थल हैं, ठीक? यह संख्या एशिया में सबसे ज़्यादा है। विश्व में भारत का तीसरा स्थान है। यूके और मेक्सिको में सबसे ज़्यादा है। यूके में फर्स्ट और मेक्सिको जो है दूसरे स्थान पे और भारत जो है तीसरे स्थान पे आता है, ठीक है? उल्लेखनीय है कि सिलीसेड झील के रामसर स्थल से जुड़ने के बाद राजस्थान में कुल 5 स्थल रामसर स्थल जो है कुल 5 हो गए हैं राजस्थान में। कौन-कौन से हैं राजस्थान में? ये वेरी इम्पोर्टेंट फैक्ट है आपके प्रीलिम्स के लिए। केवला केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, सांबर झील, खीचन, मुनार आर्द्रभूमि कॉम्प्लेक्स, सिलीसेड झील, ठीक है? ये 5 स्थल हैं। और दूसरा सिलीसेड झील के बारे में थोड़ा-सा देखते हैं, क्या इसके बारे में इम्पोर्टेंस है आपके लिए। राजस्थान में स्थित यह एक मानव निर्मित झील है। ये वेरी इम्पोर्टेंट फैक्ट, ये कभी-कभी यूपीएससी में भी और पीसीएस में भी पूछता है। झील दे देगा, उसमें बोलेगा कौन-सा मानव निर्मित झील है।
तो सिलिसेट जो है मानव निर्मित झील है। यह आर्द्रभूमि सरिस्का टाइगर रिजर्व के बफर जोन के अंतर्गत अ, बफर जोन के भीतर एक अर्ध शुष्क क्षेत्र में स्थित है, ठीक है? यहाँ पे जो क्या नाम से सिलिसेट झील में जो कुछ जीव अ, वल्नरेबल स्थिति में हैं, जिनमें से जो है रिवर टर्न, ये वल्नरेबल एक प्रकार से जीव-जंतु की श्रेणी में यह वल्नरेबल की सिचुएशन में है, ठीक है? एंडेंजरस सिचुएशन में कौन-सा है? बाघ, ठीक है? पैंथेरा टाइग्रिस जो है, ये एंडेंजर्ड की स्थिति में है। यह स्थल ब्लैक स्टॉक की जैव भौगोलिक आबादी के 1% से अधिक को आश्रय भी प्रदान करता है। इस झील में क्या-क्या चुनौती है? यहाँ पे जो है कुछ गंभीर संकट जैसे गहन कृषि और आस-पास मानव बस्तियाँ बस रही हैं, जिसकी वजह से इस झील पे एक प्रकार से संकट है। और इसी संकट को देखते हुए यहाँ यहाँ एक बहाली योजना जो है चलाई जा रही है, ठीक है? कोपरा जलाशय रामस्थल की सूची में शामिल होना छत्तीसगढ़ का जो है ये पहला रामसर स्थल है, ठीक है? ये ऑप्शन में क्वेश्चन में आ सकता है कि छत्तीसगढ़ का पहला रामसर स्थल कौन-सा है? कोपरा जलाशय के बारे में देखते हैं। यह छत्तीसगढ़ के महानदी के ऊपरी जलग्रहण क्षेत्रों में स्थित एक जलाशय है, ठीक है? इसका निर्माण मूल रूप से सिंचाई उद्देश्य के लिए किया गया था। मुख्य रूप से कृषि भूमि और कुछ गाँव से जो है घिरा हुआ है। इस आर्द्रभूमि का विशाल खुला जल क्षेत्र उथले पोषक तत्वों से भरपूर बैकवाटर की विशेषता जो है रखता है। इसके बारे में और कुछ इम्पोर्टेंस महत्वपूर्ण बातें देखते हैं। यह आर्द्रभूमि 60 से अधिक प्रवासी पक्षी प्रजातियों को घोंसला बनाने, आहार और पड़ाव स्थल के लिए जो है जाना जाता है, ठीक है? यहाँ पे जो असुरक्षित या वल्नरेबल जीव-जंतु हैं, कौन-सा है? एक है ग्रेटर स्पॉटेड ईगल है पक्षी और दूसरा जो है एंडेंजरस की स्थिति में जो है मिस्र का गिद्ध है, ठीक है? ये क्वेश्चन आपका पूछ सकता है प्रीलिम्स में। यहाँ पे जो है प्रमुख चुनौतियाँ क्या-क्या हैं? आर्द्रभूमि के चुनौतियों का जो सामना कर रहा है, जैसे कि गाद जमा होना, आक्रामक गैर देशी प्रजातियाँ, आसपास के परिदृश्य में गहन कृषि। यद्यपि इस स्थल के लिए संरक्षण के उपाय प्रस्तावित हैं, लेकिन एक औपचारिक प्रबंधन योजना की अभी भी तैयारी चल रही है। भारत के राज्यों में तमिलनाडु जो है सबसे ज़्यादा रामसर स्थल कहाँ पे है? आपके तमिलनाडु में। ये क्वेश्चन जो है पीसीएस में पूछ चुका है, ठीक है? यूपी पीसीएस में ये क्वेश्चन आ चुका है और इसके बाद जो है उत्तर प्रदेश में दूसरे स्थान पे मतलब 10 राम स्थल जो है आपका उत्तर प्रदेश दूसरा स्थान है। आर्द्रभूमि के बारे में थोड़ा-सा जानते हैं। आर्द्रभूमि पर रामसर अभिसमय के अनुसार दलदली भूमि वाले क्षेत्र, जलग्रहण वाले इलाके, शुष्क प्रदेश इत्यादि को आर्द्रभूमि के रूप में परिभाषित किया जाता है। प्राकृतिक अथवा कृत्रिम अस्थायी, अस्थायी, पूर्णकालिक आर्द्र अथवा अल्पकालिक, स्थिर जल और अस्थिर जल, मीठा या लवणी जल, इन सभी प्रकार के जलों वाले स्थल आर्द्रभूमि के अंतर्गत जो है आते हैं। साथ ही समुद्री जल के ऐसे क्षेत्र जिसकी गहराई कम ज्वार में 6 मीटर से अधिक नहीं जाती है, वे भी आर्द्रभूमि की श्रेणी में आते हैं, ठीक है? उल्लेखनीय है 30 अक्टूबर 2025 को भारत ने झील घोघा झील को जो है घोघा झील को 94वां अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि नामित किया था, ठीक है? ध्यातव्य है कि इस रामसर स्थल को 13 मई 2025 को रामसर स्थलों के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। इस घोषणा के बाद बिहार में जो है अब कुल 6 रामसर स्थल हो गए हैं। कौन-कौन से? बिहार पीसीएस में ये वेरी इम्पोर्टेंट फैक्ट है बिहार पीसीएस के लिए। काबरताल आर्द्रभूमि, ठीक है? नागी पक्षी अभयारण्य, नकटी पक्षी अभयारण्य, गोकुल जलाशय, उदयपुर झील और गोगाबिल झील, ठीक है?
और ये शामिल होने का तिथि भी दिया है 2020, 23, 25, 25 और 25 में, ठीक है। 2025 में 3 शामिल हुए हैं, गोकुल, उदयपुर और गोगाविल झील, ठीक है। और इन सभी में जो है सबसे बड़ा जो झील है रामसर स्थल में बिहार में, वो आपका ये काबर ताल आर्द्रभूमि जो है ये 2620 हेक्टेयर में है, ठीक है। ये भी कभी-कभी क्षेत्रफल के दृष्टि से भी पूछ लेता है कि कौन-सा झील या रामसर स्थल जो है छोटा है या बड़ा है, ठीक है। यह रामसर स्थल गंगा महानदियों के बीच स्थित एक गोखुर झील आर्द्रभूमि में है। 27 सितंबर 2025 को बिहार के 2 आर्द्रभूमि गोकुल जलाशय जो कि बक्सर जिला बिहार में है, उदयपुर झील जिला पश्चिमी चंपारण बिहार में है, ठीक है। रामसर सूची में शामिल होने की घोषणा की गई थी। भारत के प्रथम रामसर स्थल चिल्का झील, ये भी क्वेश्चन पूछ चुका है पीसीएस में, यूपीएससी में भी। भारत के प्रथम रामसर स्थल चिल्का झील उड़ीसा और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है, जिन्हें एक साथ 1981 में रामसर सूची में शामिल किया गया था, ठीक है। गोगा बिल झील के बारे में देखते हैं। यह झील बिहार का प्रथम सामुदायिक रिजर्व है, जिसका संरक्षण और प्रबंधन स्थानीय समुदायों द्वारा किया जाता है। यह आर्द्रभूमि मध्य एशियाई उड़ान पथ सेंट्रल एशियन फ्लाईवे के साथ प्रवास करते हुए कई प्रजातियों के लिए महत्वपूर्ण शीतकालीन मैदान है, जिनमें असुरक्षित समान पोयार्ड भी शामिल हैं, ठीक है। इस रामसर स्थल को एक महत्वपूर्ण पक्षी एवं जैव विविधता क्षेत्र के रूप में भी पहचाना जाता है। इसके अतिरिक्त असुरक्षित कैटफिश इस स्थल पर प्रजनन करती हैं। अगला टॉपिक देखते हैं। टॉप 500 की सूची जारी किया गया है। ये टॉपिक जो है आपके प्रीलिम्स के लिए खासकर इम्पोर्टेंस है। इस सूची में क्या किया जाता है कि शक्तिशाली कंप्यूटर की अर्धवार्षिक रैंकिंग जारी किया जाता है और एचपीएल हाई परफॉर्मेंस लिनपैक बेंचमार्क पर आधारित प्रदर्शन के आधार पर जो है तैयार किया जाता है। टॉप 500 सुपर कंप्यूटर सूची में वर्ष में जो है 2 बार ये जारी किया जाता है। टॉप 500 सूची एससी 25 सम्मेलन सेंट लुइस, मिसौरी, अमेरिका में 16 से 21 नवंबर 2025 के मध्य में हुआ था, ठीक है। इसी दौरान टॉप 500 सूची जो है जारी किया गया था और इस सूची में सबसे तेजी से काम करने वाला कंप्यूटर जो है अमेरिका का एल कैपिटल को जो है विश्व का सबसे द्रुतम सुपर कंप्यूटर घोषित किया गया। टॉप 5 सुपर कंप्यूटर की श्रेणी में जो शामिल किए गए हैं, वो उसमें से सबसे पहला स्थान जो है एल कैपिटल संयुक्त राज्य अमेरिका का है, ठीक है। और फ्रंटियर भी संयुक्त राज्य अमेरिका का दूसरे स्थान पे, अरोरा भी संयुक्त राज्य अमेरिका का तीसरे स्थान पर, जुपिटर बूस्टर जर्मनी का है, ठीक है। और ईगल संयुक्त राज्य अमेरिका का 5वें नंबर पर। यूरोप का पहला एग्जास्केल सिस्टम जुपिटर बूस्टर जूलिच सुपर कंप्यूटर सेंटर एलपीसी यूरो एचपीसी है, जो कि यह जर्मनी में है, ठीक है। ये सबसे ज्यादा यूरोप का सबसे तेज कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर है। भारत की सुपर 500 में भारत का जो है 6 सुपर कंप्यूटर को शामिल किया गया है, जिसमें से शक्ति क्लाउड है और इसको बनाने वाले संस्था किस संस्था से जुड़ा है, योटा डाटा सर्विसेज मुंबई से जुड़ा हुआ है। दूसरा जो है एरावत है, जो सीडैक पुणे में मतलब पुणे से यह जुड़ा हुआ है। आर्का भारतीय उष्ण देशी मौसम विज्ञान संस्थान पुणे में इसका स्थान है। ये भी क्वेश्चन पूछता है दोस्तों,
ये यहाँ से क्वेश्चन आ भी चुका है पीसीएस में और आरओ में भी। तो इसमें जो है एक तरफ सुपर कंप्यूटर देगा, दूसरी तरफ जो है वो किस संस्था से जुड़ा है या किस संस्था द्वारा जो है बनाया गया है या कौन सा संस्था उसको यूज करता है, ठीक है। तो इस तरह से पूछ चुका है यहाँ से क्वेश्चन। अरुणिका राष्ट्रीय मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान केंद्र नोएडा में है, इससे संबंधित है। प्रत्यूष जो है आईआईटीएम पुणे से संबंधित है। आरका एआईएमएल आईआईटीएम पुणे से संबंधित है, ठीक है। टॉप 500 सूची का प्रथम संस्करण जून 1993 में जर्मनी में आयोजित एक सम्मेलन के लिए एक अभ्यास के रूप में शुरुआत किया गया था और दूसरा संस्करण जो है 1993 में एससी 93 सम्मेलन के लिए संचालित किया गया था। भारत के संदर्भ में राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटर मिशन लॉन्च किया गया था। यह विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग मिति द्वारा 2015 में राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन शुरू हुआ, जिसका मिशन लक्ष्य था देश में चरणबद्ध रूप से 70 से अधिक उच्च कार्यक्षम कंप्यूटर को लगाना, जिसके अंतर्गत पहले चरण में परम शिवाय, परम शक्ति, परम ब्रह्मा जैसे मिड साइज एचपीसी विभिन्न आईआईटी संस्थाओं में लगाए गए। दूसरे चरण में बड़े पेटा फ्लॉप्स स्तर के सिस्टम जो है लगाए गए। मिशन के तहत नए मौसम सुपर कंप्यूटर आर्का अरुणिका की स्थापना भी हुई। ज्ञातव्य है 8 जनवरी 2026 को भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव प्रोफेसर अभय करिंदरकर ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी बॉम्बे में अत्याधुनिक सुपर कंप्यूटर सुविधा परम रुद्र का जो है उद्घाटन किया, ठीक है। ये कब की बात है? 8 जनवरी 2026 में। परम रुद्र स्वदेशी निर्मित डिजाइन किए गए सर्वरों पर आधारित है, जिन्हें सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग सीडैक द्वारा जो है विकसित किया गया था, ठीक है। ये टॉपिक जो है आपके प्रीलिम्स के लिए खासकर वेरी वेरी इंपॉर्टेंस है। इसरो का एलबीएम 3M6 मिशन एवं एलबीएम 3M5 मिशन के बारे में देखते हैं। यह टॉपिक आपके प्रीलिम्स के लिए भी और यूपीएससी और पीसीएस के लिए मेंस के लिए भी काफी महत्वपूर्ण है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन हर साल जो है स्पेस से जो है स्पेस टेक्नोलॉजी से हर साल क्वेश्चन आता है। भारत के भारी भरकम लॉन्चर एलबीएम 3 लॉन्च व्हीकल मार्क 3 का उपयोग उच्च मूल्य वाले राष्ट्रीय मिशनों के साथ अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक प्रक्षेपणों के लिए तेजी से किया जा रहा है। इसी दिशा में एलबीएम 3M6 मिशन के अंतर्गत भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने संयुक्त रूप से एसटी स्पेस मोबाइल संयुक्त राज्य अमेरिका के ब्लूबर्ड ब्लॉक संचार उद्योग को सफलतापूर्वक उसकी निर्धारित कक्षा में स्थापित किया। यह मिशन वैश्विक वाणिज्यिक प्रक्षेपण बाजार में भारत की बढ़ती भूमिका और डायरेक्ट टू स्मार्टफोन उपग्रह कनेक्टिविटी के उदय को रेखांकित करता है। एलवीएम M3 मिशन के कुछ की पॉइंट्स जान लेते हैं। इसकी ऊंचाई कितनी है? 43.5 मीटर। लिफ्ट ऑफ द्रव्यमान 640 टन। कक्षा की ऊंचाई जो है 520 किलोमीटर वृत्ताकार में जो है ये भेजता है। तो इसरो ने 24 दिसंबर 2025 को एलबीएम 3M6 के जरिए ब्लू बर्ड ब्लॉक उपग्रह को पृथ्वी की लोअर अर्थ एलईओ में सफलतापूर्वक जो है स्थापित किया। एलबीएम 3 के बारे में जानते हैं। यह एक त्रिचरणीय रॉकेट है जिसमें दो S-200 सॉलिड स्ट्रैप ऑन बूस्टर, एक लिक्विड कोर चरण और एक ऊपरी क्रायोजेनिक चरण शामिल हैं, ठीक है। ये भी क्वेश्चन इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछता है कि फला सैटेलाइट जो है 3 स्तर का है रॉकेट, जैसे पीएसएलवी
3 स्तर का है या 4 स्तर का, एसएलबी 2 स्तर का है या 3 स्तर का। तो इस तरह से जो है क्वेश्चन यहाँ से भी आता है। इस मिशन के साथ इसरो ने 2 महत्वपूर्ण उद्देश्य हासिल किए थे। लोअर अर्थ ऑर्बिट पृथ्वी की निचली कक्षा में सबसे बड़े वाणिज्यिक संचार उपग्रह को तैनात करना, और ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 उपग्रह भारतीय धरती से LBM-3 लॉन्च किया गया और अब तक का सबसे भारी पेलोड लगभग 6100 किलोग्राम के आसपास बन गया। LBM-3M6 मिशन श्रीहरिकोटा से 104वां जो है प्रक्षेपण था। उल्लेखनीय है कि ब्लू बर्ड ब्लॉक को अगली पीढ़ी के संचार उपग्रह के रूप में डिजाइन किया गया है, ताकि विश्व भर में स्मार्टफोन पर 24x7 हाई स्पीड ब्रॉडबैंड सेवा दिया जा सके। ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 को डायरेक्ट टू स्मार्टफोन एवं डायरेक्ट टू सेल के रूप में जो है विकसित किया गया। यह मिशन न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड और ST स्पेस मोबाइल के बीच एक प्रकार से हस्ताक्षरित समझौते का हिस्सा है। यह उपग्रह बिना किसी बदलाव के मानक मोबाइल फोन पर 4G और 5G वॉयस वीडियो कॉल टेक्स्ट डाटा स्ट्रीमिंग की सुविधा प्रदान करेगा, और इसकी पीक डाटा 120 मेगाबाइट प्रति सेकंड तक हो सकती है। LBM-3M5 द्वारा जो है LBM-3 को बाहुबली उपनाम से इस रॉकेट की यह 5वीं परिचालन उड़ान थी। 4410 ग्राम का यह संचार उपग्रह जो भारतीय मिट्टी से लॉन्च किया गया जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में स्थापित करके सबसे भारी भारतीय संचार उपग्रह है। इसरो के अनुसार यह मल्टी बैंड संचार उपग्रह विशेष रूप से भारतीय नौसेना के परिचालन, संचार और रक्षा क्षेत्रों के लिए सुरक्षित लिंक को मजबूत करने के लिए डिजाइन किया गया। यह भारत की मुख्य भूमि और हिंद महासागर क्षेत्र सहित इनके विस्तृत समुद्री क्षेत्रों में मजबूत वॉयस डाटा वीडियो कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। कुछ बैंड का नाम देखते हैं और उनका उपयोग और रणनीतिक उपयोग क्या है इसके बारे में देखते हैं। UHF बैंड जो है अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी, यह टीवी, रेडियो, मोबाइल उपग्रह आधारित संचार के लिए यूज किया जाता है। ठीक है। भूमि, समुद्र, वायुसेना की इकाइयों के बीच टैक्टिकल, सामरिक और गुप्त संचार के लिए इसका यूज किया जाएगा। ES बैंड जो है माइक्रोवेव संचार, यह बैंड नेविगेशन, मौसम, रडार, मोबाइल संचार के लिए मोबाइल सैटेलाइट सर्विस को प्रोवाइड करता है। सी बैंड जो है 4 गीगाहर्ट्ज से 8 गीगाहर्ट्ज के बीच में चलता है। तो यह फिक्स्ड सैटेलाइट सर्विस देता है, जो टेलीविजन प्रसारण, दूरसंचार सेवाएं और लंबी दूरी की डाटा लीकेज के लिए जो है यूज किया जाता है। मौसम की स्थितियों जैसे बारिश से कम प्रभावित होता है। कू बैंड के बारे में जानते हैं। ब्रॉडकास्ट सैटेलाइट सर्विस, यह डाटा की दर वाली सेवाएं, डायरेक्ट टू होम, टेलीविजन प्रसारण और इंटरनेट कनेक्टिविटी को प्रदान करता है एक प्रकार से। अगला टॉपिक आपका UNFCCC के पक्षकारों का 30वां सम्मेलन COP13। ये टॉपिक जो है आपका UPSC PCS के लिए प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए जो है महत्वपूर्ण है। ठीक है, जहाँ पे आपके प्रीलिम्स के लिए जरूरी होगा वो उसको हम बताते चलेंगे। सबसे पहले UNFCCC के पक्षकारों का 30वां सम्मेलन जो है COP30 नवंबर 2025 में ब्राजील के बेलेम शहर में आयोजित हुआ। ठीक है, इस सम्मेलन सबसे पहले COP30 सम्मेलन कहाँ पे, किस शहर में हुआ, यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। किस देश में हुआ, उस सम्मेलन का क्या उद्देश्य रहा, कौन कौन से एग्रीमेंट किए गए, ये सब फैक्ट जो है आपके प्रीलिम्स में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये ब्राजील के बेलेम में हुआ था।
यह एक महत्वपूर्ण अद्वितीय था क्योंकि यह शिखर सम्मेलन पृथ्वी के फेफड़े कहे जाने वाले अमेज़न क्षेत्र में संपन्न हुआ, ठीक है? पृथ्वी का फेफड़ा जो है अमेज़न क्षेत्र को कहा जाता है क्योंकि वह पूरी दुनिया को ऑक्सीजन का जो है सप्लाई करने वाला सबसे बड़ा क्षेत्र माना जाता है। इस विशिष्ट भौगोलिक स्थिति के कारण इसे अमेज़न कोप की संज्ञा दिया गया, ठीक है? कोप 30 के बारे में देखते हैं क्या है। यह सम्मेलन 10 से 11 नवंबर 2025 को बेलम अमेज़न क्षेत्र का एक प्रमुख शहर है में आयोजित किया गया था। और राज्य कौन-सा राज्य? पारा राज्य में और ये कौन से देश में? ब्राज़ील में। और इसका डेट भी बहुत इम्पोर्टेंस फैक्ट है दोस्तों, ये आपके पीसीएस वगैरह में पूछता है ये डेट वगैरह। इसमें प्रमुख संख्याएँ क्या था? ग्लोबल गोल ऑन एडाप्टेशन के लिए 59 वैश्विक संकेतक 7 विषयगत क्षेत्रों को जो है स्वीकार किया गया था। बेलम पैकेज की आधारशिला ग्लोबल अ, मु मुतिराओ मुतिराओ एग्रीमेंट है। मुतिराओ ब्राज़ीलियाई पुर्तगाली शब्द है जिसका अर्थ है कि किसी समुदाय का किसी साझा कार्य के लिए एक साथ आना या भारतीय संदर्भ में श्रमदान जैसा समझा जा सकता है। इस समझौते की मूल भावना एक तरफ़ा बाध्यकारी लक्ष्यों के बजाय स्वैच्छिक सहयोग, क्षमता निर्माण और साझेदारी को प्राथमिकता देना है। कोप 30 एक महत्वपूर्ण उपलब्धि पेरिस समझौते के अनुच्छेद 9.1 को मजबूत करना रहा, जो यह स्पष्ट करता है विकसित देश विकासशील देशों को समान अनुकूलन के लिए वित्तीय संसाधन प्रोवाइड करें। जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जलवायु न्याय वैश्विक एकजुटता के सिद्धांत के अनुसार उन्होंने ऐतिहासिक रूप से अधिक उत्सर्जन किया है और वे ही अधिक वित्तीय भार का वहन करेंगे। कोप 39 कोप 29 जिसका सम्मेलन जो है बाकू में हुआ था। बाकू जो है अज़रबैजान की एक प्रकार से प्रमुख सिटी है, राजधानी भी है। में देशों ने नया न्यू कलेक्टिव क्वालिफाइड गोल तय किया था, जिसके अनुसार विकसित देशों को 2035 तक विकासशील देशों के लिए जलवायु वित्त को पुरानी $100 अरब की सीमा से बढ़ाकर कहीं अधिक स्तर तक जो है ले जाना है। कोप 29 और 30 की संयुक्त पहल के रूप में बाकू से बेलम रोड मैप 1.32 को जो है लाया गया। कोप 30 में 2 वर्ष का एक क्लाइमेट फाइनेंस वर्क प्रोग्राम जो है शुरू किया गया, जिसका उद्देश्य क्लाइमेट फाइनेंस की समान रूप से स्वीकृत परिभाषा तैयार करना, रिपोर्टिंग प्रणाली को मजबूत करना, डबल काउंटिंग और अपारदर्शिता को रोकना, विकासशील देशों के लिए वित्त की पहुंच को सरल बनाना है। कोप 30 का एक प्रमुख नवाचार ट्रॉपिकल फॉरेवर फैसिलिटी रहा है। वनों के संदर्भ में ट्रॉपिकल फॉरेवर फैसिलिटी को रिजल्ट बेस्ड पेमेंट जैसे मॉडल के रूप में प्रस्तुत किया गया। यह ब्राज़ील के नेतृत्व वाला एक मिश्रित वित्त ब्लेंडेड फाइनेंस तंत्र है जो उष्णकटिबंधीय वनों की रक्षा करने वाले देशों को सहायता देगा। इसकी संरचना को अक्सर वनों के लिए छात्रवृत्ति के रूप में बताया गया है, यानी जो देश अपने वनों को बचाने के लिए बेहतर प्रदर्शन करेंगे, उन्हें परफॉर्मेंस आधारित भुगतान जो है मिलेगा। कोप कोप 27-28 के दौरान जिस फंड फॉर रिस्पॉन्डिंग टू लॉस एंड डैमेज की औपचारिक रूप से स्थापित और परिचालित किया गया था, कोप 30 में उसके लिए नई मार्गदर्शिका गाइडलाइंस के जो है रिपोर्ट की मंजूरी दिया गया। कोप 30 के दौरान बेलम पैकेज में 2025 के अनुकूलन वित्तीय ग्लोबल गोल ऑन एडाप्टेशन को कम से कम 3 गुना करने की प्रतिबद्धता के लिए बाकू एडाप्टेशन रोडमैप को अंतिम रूप जो है दिया गया। 14 अक्टूबर 2025 को कोप 30 के दौरान ब्राज़ील, भारत, इटली, जापान आदि देशों ने टिकाऊ ईंधनों पर एक अंतर्राष्ट्रीय
प्रतिज्ञा बेलम 4x प्लेज बेलम 4x प्लेज ऑन सस्टेनेबल फ्यूल की शुरुआत किया गया। कोप 30 ने मीथेन और ब्लैक कार्बन जैसे शॉर्ट लिव्ड क्लाइमेट पॉल्यूटेंट को कम करने के लिए एक नया एक्सेलरेटर शुरुआत किया गया। शॉर्ट लिव्ड क्लाइमेट पॉल्यूटेंट जीवन काल में छोटे होते हैं, परंतु गर्मी बढ़ाने की क्षमता बहुत अधिक होती है। इसको कम करने से तुरंत जलवायु लाभ, सार्वजनिक स्वास्थ्य को भी लाभ मिलता है। समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र को जलवायु नीति से मुख्यधारा में लाने के लिए कोप 30 में ब्राजील और फ्रांस के नेतृत्व में ओशियन टास्क फोर्स की जो है घोषणा किया गया। साथ ही ब्लू एनडीसी चैलेंज के माध्यम से 17 देशों को जोड़ने का उल्लेख किया गया, जिसमें वे अपने आगामी एनडीसी में मैंग्रोव पुनर्स्थापना, समुद्री घास संरक्षण, तटीय कार्बन सिंक आदि को शामिल करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। कोप 30 में बेलम हेल्थ एक्शन को भी लॉन्च किया गया। यह योजना विश्व स्वास्थ्य संगठन और ब्राजील के स्वास्थ्य मंत्रालय के बीच सहयोग से बनाया गया। कोप 30 में जीवाश्म ईंधन से हरित अर्थव्यवस्था की ओर बदलाव, जस्ट ट्रांजिशन को सामाजिक रूप से न्यायपूर्ण बनाने के लिए कोप 30 में बेलम एक्शन मैकेनिज्म फॉर अ ग्लोबल जस्ट ट्रांजिशन BAM को अपनाया गया। यह पहली बार है जब मजदूर संगठनों और ट्रेड यूनियन को औपचारिक रूप से UNFCCC ढांचे के भीतर जस्ट ट्रांजिशन नीति निर्माण में जो है भूमिका दिया गया। कोप 30 के दौरान यह तय हुआ कि अगला सम्मेलन कोप 31 2026 में तुर्की के अंतलाया शहर में जो है आयोजित किया जाएगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है प्रीलिम्स के लिए खासकर। अगला कोप 31 सम्मेलन जो है कहाँ पे होगा? 2026 में तुर्की के अंतलाया शहर में। ठीक है, अगला देखते हैं। कोप 30 में जो है महत्वपूर्ण जो निर्णय लिया गया था, अनुकूलन वित्त 29-30 के निर्णयों के अनुसार 2035 तक लगभग 3 गुना करने का जो है लक्ष्य निर्धारित किया गया। बाकू से बेलम रोड मैप 2, इसमें विकसित देश द्वारा 2035 तक हर वर्ष कम से कम 300 अरब अमेरिकी डॉलर सार्वजनिक जलवायु को वित्त देने पर जो है सहमति जताई गई। ट्रॉपिकल फॉरेस्टर फॉर रिवर फैसिलिटी, इसका दीर्घकालीन उद्देश्य है उष्णकटिबंधीय वनों की रक्षा के लिए 125 अरब अमेरिकी डॉलर के स्तर पर संसाधन को जो है जुटाना है। बेलम X4 प्लेज, इसके बारे में इसका लक्ष्य क्या है? 2035 तक सस्टेनेबल फ्यूल, ग्रीन हाइड्रोजन, उन्नत बायोफ्यूल, बायोगैस, ई फ्यूल आदि के उत्पादन और उपयोग को 4 गुना जो है बढ़ाना है। ठीक है, अगला टॉपिक है वैश्विक तपेदिक रिपोर्ट। यह टॉपिक जो है ये भी टॉपिक आपके प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। कई बार दोस्तों प्रीलिम्स में जो क्वेश्चन यहाँ से आएगा, प्रीलिम्स में जो है स्टेटमेंट के रूप में पूछता है कि पूरे विश्व में तपेदिक से पीड़ित इतने व्यक्ति उसमें जो है वृद्धि हुआ या कमी हुआ, भारत के संदर्भ में टीबी में जो है वृद्धि हुआ या कमी हुआ, इसके संदर्भ में इस टाइप से जो है स्टेटमेंट पूछता है कभी-कभी। ठीक है, यूपीएससी में भी इस तरह से पूछता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की वैश्विक तपेदिक रिपोर्ट, तो वैश्विक तपेदिक रिपोर्ट कौन जारी करता है? विश्व स्वास्थ्य संगठन। ये तो जो है प्रीलिम्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, के अनुसार तपेदिक आज की दुनिया में सबसे बड़ा घातक संक्रामक बीमारियों में से एक है। यह न केवल दुनिया के प्रमुख मृत्यु कारकों में शामिल है, बल्कि किसी एक संक्रामक कारकों से होने वाले मौतों में सबसे बड़ा कारण भी है। ठीक है,
2025 को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा वैश्विक तपेदिक रिपोर्ट ग्लोबल ट्यूबरकुलोसिस रिपोर्ट जारी किया गया। 184 देश और क्षेत्रों वैश्विक जनसंख्या के लगभग 99 से अधिक के टीबी मामलों के आंकड़ों पर आधारित है। 2015 से 24 के बीच टीबी मामलों में 12.3% और मौतों में लगभग 29% की जो है कमी आई है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें जो है यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल बन सकता है आपके प्रीलिम्स में। अब यहीं पे क्वेश्चन घुमा के फिर पूछ सकता है कि 12.3% और 29% में वृद्धि हुआ है। इस तरह से क्वेश्चन बना सकता है। यह उपलब्धि सराहनीय है, लेकिन एंड टीबी स्ट्रेटजी के 25 के लक्ष्यों क्रमशः 50% और 75% की कमी की तुलना में अभी भी बहुत कम है। 2015 से 2024 के बीच टीबी से होने वाली कुल मौतों में 29% की कमी रही, जो 2025 के माइलस्टोन 25% की कमी से बहुत कम है। वैश्विक स्तर पर लगभग 2.4 मिलियन मिसिंग टीबी केसेज, यानी वे या तो निदान ही नहीं या राष्ट्रीय रिपोर्टिंग प्रणाली से जो है बाहर है। टीबी का बोझ है विश्व भर में समान नहीं है। वैश्विक मामलों में लगभग 87% हिस्सा केवल 3 क्षेत्रों में, दक्षिण पूर्व एशिया 34%, पश्चिमी प्रशांत 27%, अफ्रीका जो है 25% में केंद्रित है। तपेदिक रिपोर्ट 2025 के अनुसार उच्च टीबी बोझ वाले 30 देश, हाई बर्डन कंट्री, मिलकर वैश्विक मामलों में बड़े हिस्सेदार के लिए जो है जिम्मेदार हैं। इसमें भारत की भूमिका सबसे ज्यादा है। ग्लोबल टीबी बर्डन के 67% हिस्से केवल 8 देश, जिसमें से भारत जो है 25%, इंडोनेशिया 10%, फिलीपींस 6.8%, चीन जो है 6.5%, पाकिस्तान 6.5, नाइजीरिया 4.8, कांगो रिपब्लिक गणराज्य 3.9, बांग्लादेश 3.6% उत्तरदायी है। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है आपके प्रीलिम्स में भी। भारत में 2015 से 2024 के मध्य टीबी मामलों में 21.1% की जो है कमी आई है। 2015 से 24 के बीच में भारत में टीबी की घटना दर 237 प्रति लाख की दर से घटकर 187 प्रति लाख हो गया। भारत में टीबी मामलों में कमी की यह दर वैश्विक औसत गिरावट से 12% के दोगुने से भी अधिक है। इस अवधि में भारत में टीबी मृत्यु दर 28 प्रति लाख से घटकर 21 प्रति लाख हो गई, पर अभी भी टीबी उन्मूलन के राष्ट्रीय लक्ष्य 3 प्रति लाख से काफी अधिक है। भारत में सामान्य टीबी के लिए उच्च उपचार सफलता जो है 88-90% और दवा प्रतिरोधी टीबी के लिए 77% है, जो वैश्विक औसत से बेहतर है। यह उपलब्धि भारत के राष्ट्रीय तपेदिक उन्मूलन कार्यक्रम के प्रभाव को रेखांकित करती है। 9 सितंबर 2022 को भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान का जो है शुभारंभ किया था। भारत सरकार द्वारा 2025 तक टीबी उन्मूलन का लक्ष्य निर्धारित किया था, जो टीबी उन्मूलन के वैश्विक लक्ष्य 2030 से भी 5 वर्ष जो है कम था। भारत ने वर्ष 2025 तक टीबी मूल्य मुक्त होने का लक्ष्य रखा था, लेकिन वर्तमान दर के हिसाब से यह लक्ष्य हासिल करना जो है कठिन लग रहा है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार जैसे बड़े राज्यों में मामलों की संख्या अभी भी बहुत अधिक है। ध्यातव्य है कि प्रधानमंत्री टीबी मुक्त अभियान भारत के तहत निक्षय मित्र पहल के माध्यम से टीबी मरीजों को गोद लिया जाता है, जिससे उनकी देखभाल और इलाज में सहायता हो सके। निक्षय का अभिप्राय टीबी को समाप्त करने से है। ध्यातव्य है कि WHO
टीबी प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट को उन लोगों के लिए अनिवार्य मानता है जो अधिक जोखिम में हैं, जैसे एचआईवी के साथ जीने वाले लोग, संक्रामित मरीजों के घरेलू संपर्क और कुछ विशेष चिकित्सीय जोखिम समूह। उल्लेखनीय है कि बहु-औषधि प्रतिरोधी टीबी एमडीआर टीबी अभी भी एक वैश्विक सार्वजनिक संकट समस्या बना हुआ है। 3.9 लाख लोगों में एमडीआर एमडीआर और टीबी विकसित हुआ है। इसमें 50% से अधिक बोझ केवल 4 देशों में, भारत 32%, फिलीपींस, चीन, फिलीपींस, रूस जो है, ये 4 देश जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हालांकि बीपीएलएम जैसे 6 माह में मौखिक उपचार से सफलता दर में सुधार की जो है उम्मीद जगाई जा सकती है। ज्ञातव्य है कि बीपीएलएम ड्रग रेजिस्टेंस तपेदिक डीआरटीवी के लिए एक शक्तिशाली अल्पकालिक उपचार पद्धति का संक्षिप्त रूप है, जो बेड़ा क्विलिन, प्रेमोमाइनिड, लाइनजोलिड, मॉक्सिफ्लोक्सासिन का संक्षिप्त रूप है। डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट कहती है कि टीबी एक चिकित्सीय समस्या नहीं बल्कि एक गरीबी से भी जुड़ा है। ठीक है, लगभग 50% टीबी प्रभावित परिवार अपनी वार्षिक आय का 20% से अधिक इलाज और संक्षिप्त खर्चों में गंवा देते हैं। कुपोषण टीबी का एक सबसे बड़ा प्रेरक है। इसके बाद मधुमेह, धूम्रपान और शराब का सेवन आता है। अर्थात कुपोषण की वजह से जो है टीबी होने वाले मरीज जो है ज्यादा होते हैं। तपेदिक के बारे में देखते हैं। तपेदिक ट्यूबरकुलोसिस एक जीवाणु संक्रामक बीमारी है जो मुख्य रूप से फेफड़ों को प्रभावित करती है, लेकिन अन्य अंगों को भी प्रभावित कर सकता है। यह व्यक्ति के खांसने, छींकने, हवा में मौजूद बूंदों के माध्यम से फैलता है। इसके लक्षणों में लंबे समय तक खांसी, बुखार, रात में पसीना आना एवं वजन कम हो जाना शामिल है। ग्लोबल मीथेन स्टेटस रिपोर्ट के बारे में देखते हैं। ग्लोबल मीथेन स्टेटस रिपोर्ट एक शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैस है। मीथेन जो है एक शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैस है। यह वायुमंडलीय वायु औसतन लगभग 12 वर्ष इसकी मानी जाती है, परंतु 20 वर्ष की अवधि पर इसकी ग्लोबल वार्मिंग क्षमता कार्बन डाइऑक्साइड से 80 गुना तक अधिक मानी जाती है। इस संदर्भ में ग्लोबल मीथेन स्टेटस रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनेप के नेतृत्व में तैयार किया गया। इसे क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोलिजन के साथ मिलकर तैयार किया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले ये ग्लोबल मीथेन स्टेटस रिपोर्ट कौन जारी करता है? ये आपका यूनेप जारी करता है। ये क्वेश्चन आपका आ सकता है प्रीलिम्स में, और ये टॉपिक को आपके प्रीलिम्स मेंस दोनों के लिए यह टॉपिक भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। ग्लोबल मीथेन प्लेज के बारे में जानते हैं। 2021 में COP COP 26 ग्लासगो में जो हुआ था, सामूहिक लक्ष्य इसका 2020 के स्तर की तुलना में 2030 तक मानव जनित मीथेन उत्सर्जन में 30% की कमी लाना। इसमें शामिल देश 2025 के अंत तक इस प्लेज में लगभग 159 देश और यूरोपीय आयोग जो है शामिल हो चुके हैं। यह रिपोर्ट 2025 को ब्राजील के बेलम में आयोजित COP COP 30 के दौरान ग्लोबल मीथेन प्लेज मिनिस्ट्रियल में जो है जारी किया गया था। 2025 के अनुसार वैश्विक मीथेन शमन संभावना का लगभग 72% हिस्सा G20 प्लस देशों में केंद्रित है। इन देशों में यदि ऊर्जा
कृषि कचरा क्षेत्रों में मजबूत नीति पैकेज अपनाया जाए तो 2030 तक इनके उत्सर्जन में 2025 के स्तर से लगभग 36% तक जो है कम हो सकता है। इसके उत्सर्जन के प्रमुख स्रोत कौन-कौन से हैं? मानव जनित मीथेन का अधिकांश 3 क्षेत्र जो है प्रमुख है। कृषि जो है 42%, ऊर्जा जीवाश्म ईंधन में जो है 38%, वेस्ट जो है 20% आता है। G20 प्लस देश कुल ग्रीन हाउस उत्सर्जन में 65% जो है जिम्मेदार है। वर्तमान कानूनों के तहत मीथेन उत्सर्जन दर 2030 तक 5% और 2025 तक 21% बढ़ने का अनुमान है। ध्यातव्य है कि जून 2025 तक 127 देशों ने अपने राष्ट्रीय जलवायु लक्ष्यों के संदर्भ में राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन में मीथेन नीतियों को शामिल किया गया। अगला देखते हैं पॉइंट्स। रिपोर्ट के अनुसार एनडीसी तथा राष्ट्रीय मीथेन कार्य योजना के पूर्ण कार्यान्वयन के बावजूद वर्तमान योजनाएं वर्ष 2030 तक उत्सर्जन को केवल 8% 2020 के स्तर से नीचे ही कम कर पाएंगी, जो 30% के लक्ष्य से काफी कम है। उल्लेखनीय है कि 2023 में भारत का मीथेन उत्सर्जन लगभग 31 मिलियन टन प्रति वर्ष था, जो 2020 की तुलना में 8.4% अधिक है। क्षेत्रवार विभाजन देखते हैं। कृषि जो है 18% योगदान, अपशिष्ट 9.7%, 9.7 मीट्रिक टन। जीवाश्म ईंधन जो है 3.1 मीट्रिक टन योगदान रखता है। उल्लेखनीय है भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा मीथेन उत्सर्जक देश है। ये वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपके प्रीलिम्स के लिए। भारत और पाकिस्तान में धान चावल की खेती से होने वाले उत्सर्जन में 8% की वृद्धि हुई है। इसके अलावा कचरे को खुले में जलाना 40% से अधिक एक बड़ी समस्या हो गया है। मीथेन उत्सर्जन को कम करने के लिए भारत की प्राथमिकताएं: चावल की खेती को बेहतर जल प्रबंधन करना होगा, जैविक कचरे का पृथक्करण और खाद बनाने पर फोकस करना होगा, लैंडफिल गैस रिकवरी करना होगा, ठीक है, लीक डिटेक्शन एंड रिपेयर पर जो है फोकस करना होगा। भारत और ग्लोबल मीथेन प्लेज के बारे में देखते हैं। 2025 तक भारत ने अभी तक ग्लोबल मीथेन प्लेज पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। चीन और रूस भी इसी स्थिति में है। यद्यपि भारत पर कोई अंतर्राष्ट्रीय संकल्प आधारित लक्ष्य नहीं है, परंतु घरेलू जलवायु नीतियों के भीतर ही मीथेन समन के लिए स्थान निकालना उनकी जलवायु रणनीति और अंतर्राष्ट्रीय छवि दोनों के लिए जो है महत्वपूर्ण हो जाता है। भारत की एनडीसी में कृषि पशुपालन क्षेत्र से मीथेन घटाने के लिए अभी तक कोई स्पष्ट संख्यात्मक लक्ष्य नहीं है, जबकि यही घरेलू क्षेत्र मीथेन का सबसे बड़ा जो है स्रोत भी होता है, ठीक है। इसके बावजूद भारत ने नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, नेशनल इनोवेशन इन क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर, राष्ट्रीय पशुधन मिशन, हरित धारा, फीड सप्लीमेंट और गोबर धन आदि योजना लॉन्च किया है, जो मीथेन घटाने की दिशा में जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। अगला टॉपिक देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनेप और उत्सर्जन अंतराल रिपोर्ट एक जारी किया है, ठीक है। यह टॉपिक भी आपके यूपीएससी पीसीएस के प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए जरूरी है। तो सबसे पहले यहाँ से जो जिस टाइप से क्वेश्चन आएगा, यूनेप के बारे में आपसे पूछ सकता है। यूनेप क्या है और इसका संगठन कब बना था, कौन कौन सा रिपोर्ट ये जारी करता है, और मेंस में जो क्वेश्चन आ सकता है, यूनेप में जो रिकमेंड किया है, मतलब जो भी एक प्रकार से गाइडलाइन जारी किया है और क्या-क्या बताता है पूरे देश में, पूरे विश्व में जो है एक प्रकार से उत्सर्जन में
किसकी कितनी भूमिका है, क्या रोल है, किन-किन क्षेत्रों में ज़्यादा उत्सर्जन हो रहा है। तो ये सब डाटा जो है आपके मेंस में भी, प्रीलिम्स में भी आपके यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है? चलिए देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनेप जो है 4 नवंबर 2025 को उत्सर्जन अंतराल रिपोर्ट 2025 को लक्ष्य से दूर ऑफ टारगेट जारी किया। यह रिपोर्ट पेरिस समझौते के तापमान लक्ष्यों वैश्विक ऊष्मीकरण को 2 सेंटीग्रेड से काफी नीचे रखना तथा 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने के प्रयास के संदर्भ में देशों की नवीनतम जलवायु प्रतिज्ञाओं और मौजूदा नीतियों के आधार पर यह बताती है कि दुनिया वास्तविक दिशा में कितना जो है किस गति में ऑफ टारगेट है, ठीक है? उत्सर्जन रिपोर्ट का नाम उत्सर्जन अंतराल रिपोर्ट जारी करता है, यूनेप जारी करता है, ठीक है? इसमें यह रिपोर्ट क्या बताती है? 2024 में कुल शुद्ध मानव जनित ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन 57.7 गीगा टन समतुल्य नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गए, जो 2023 से 2.3% अधिक है। इस वृद्धि में सबसे बड़ा योगदान वनों की कटाई, भूमि उपयोग और भूमि उपयोग परिवर्तन और वानिकी से जुड़े उत्सर्जन और जीवाश्म का योगदान जो है 1.1% जो है, ठीक है? ज्ञातव्य है कि G20 सदस्य अफ्रीकी संघ को छोड़कर वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में 77% योगदान करते हैं। रिपोर्ट के अनुसार 2024 में 6 शीर्ष उत्सर्जकों में यूरोपीय संघ एकमात्र बड़ा ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जक देश रहा, जिनके उत्सर्जन में कमी आई है, जबकि भारत व चीन में सर्वाधिक निरपेक्ष वृद्धि तथा इंडोनेशिया में सर्वाधिक सापेक्ष वृद्धि दर्ज किया गया। उल्लेखनीय है कि वर्तमान नीतियों में पूर्ण कार्यान्वयन के आधार पर 2100 तक वैश्विक तापमान 2.8% डिग्री सेल्सियस तक जो है बढ़ सकता है, ठीक है? रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक तापमान का बहुदशकीय औसत अगले दशक की शुरुआत में 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड को पार कर जाएगा, जिसे अतिलंघन ओवरशूट के रूप में परिभाषित किया गया है, ठीक है? ओवरशूट क्या होता है? यह एक अस्थायी रूप से अपरिहार्य माना जाता है, जिसे केवल बड़े और तेज उत्सर्जक कटौती से कम किया जा सकता है। ओवरशूट को सीमित करने और 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड लक्ष्य को वर्ष 2100 तक वापस लाने के लिए 2030 तक 26% और 2035 तक 46% 2019 के स्तर पे उत्सर्जन में जो है कटौती की आवश्यकता पड़ेगी। रिपोर्ट के अनुसार 0.1% सेंटीग्रेड ओवरशूट को व्युत्क्रम करने के लिए वर्तमान वैश्विक CO2 उत्सर्जन में लगभग 5 वर्षों के बराबर कार्बन को हटाना और संग्रह करना जो है आवश्यक है। G20 देशों में भारत में 2024 में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में सर्वाधिक निरपेक्ष वृद्धि हुई है, जबकि विकास दर 3.6 से जो है परसेंटेज के मामले में यह इंडोनेशिया के बाद दूसरे स्थान पे है, ठीक है? भारत का प्रति व्यक्ति ग्रीन हाउस गैस जो है काफी कम है, जो अमेरिका, यूरोपीय यूनियन, चीन के औसत से जो है एक प्रकार से जो है काफी कम उत्सर्जन करता है भारत। और जबकि अमेरिका, यूरोपीय यूनियन, चीन जो है ये औसत से ज़्यादा उत्सर्जन करते हैं। अगला देखते हैं टॉपिक। रोगाणु रोधी प्रतिरोध पर राष्ट्रीय कार्य योजना सेकंड। रोगाणु रोधी प्रतिरोध AMR आधुनिक चिकित्सा के लिए एक बड़ा सार्वजनिक स्वास्थ्य खतरा है, क्योंकि यह संक्रमणों का उपचार कठिन बनाता है। WHO की ग्लोबल एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस सर्विलांस रिपोर्ट
2025 के अनुसार 2023 में सामान्य बैक्टीरियल रोगजनक होने वाले लैब कन्फर्म संक्रमणों में प्रत्येक 6 में से एक संक्रमण एंटीबायोटिक उपचार के प्रति प्रतिरोधी पाया गया। ठीक है। रोगाणुरोधी प्रतिरोध पर राष्ट्रीय कार्यक्रम योजना, इसका पहला चरण जो है 19 अप्रैल 2017 को लॉन्च किया गया था। दूसरा चरण 18 नवंबर 2025 को लॉन्च किया गया। रोगाणुरोधी प्रतिरोध पर राष्ट्रीय कार्य योजना सेकंड रोगाणुरोधी प्रतिरोध पर राष्ट्रीय कार्य योजना प्रथम की सीमाओं को दूर करने और कार्यान्वयन में सुधार करने के लिए एक उन्नत संस्करण है। ठीक है, मतलब सेकंड में जो है पहली चरण में जो समस्याएं आई थी, तो उन सब समस्याओं को एक प्रकार से हैंडल करता है। नई राष्ट्रीय कार्य योजना को 6 परस्पर संबद्ध मुख्य उद्देश्यों के इर्द-गिर्द संरचित किया गया है, जो मिलकर एएमआर से निपटने के लिए एक प्रभावी, एक प्रणालीगत प्रक्रिया, सिस्टमैटिक रिस्पांस जो है प्रदान करेंगे। सबसे पहले इसको रोकने के लिए क्या-क्या किया जाएगा? जागरूकता, शिक्षण और प्रशिक्षण दिया जाएगा। ठीक है। दूसरी तरफ निगरानी और लैब क्षमता को जो है बढ़ावा दिया जाएगा। संक्रमण रोकथाम को जो है ध्यान दिया जाएगा। ठीक है, अर्थात अस्पतालों में स्वच्छता प्रोटोकॉल जैसे सुरक्षित इंजेक्शन और हाथ की सफाई आदि पर ध्यान दिया जाएगा। रोगाणुरोधी प्रबंधन पर फोकस किया जाएगा। ठीक है, और अनुसंधान और नवाचार पर जो है विशेष ध्यान दिया जाएगा। बेंगलुरु के सी कैंप को इस योजना का इनोवेशन आर्म बनाया गया है, जो एक डायग्नोस्टिक टूल्स और टीकों पर काम करेगा। छठवां जो है शासन और जवाबदेहिता को जो है इसमें शामिल किया गया है। उल्लेखनीय है कि एनएपी एएमआर 2 का मूल मंत्र वन हेल्थ है। यह मानता है कि मानव, पशु, पर्यावरण का स्वास्थ्य एक दूसरे से जो है जुड़ा हुआ है। ठीक है। ध्यातव्य है सी कैंप सेंटर फॉर सेलुलर एंड मोलिकुलर प्लेटफॉर्म बंगलुरु को एक एनएपी एएमआर 2 का इनोवेशन आर्म घोषित किया गया है, जो मानव, पशु, पर्यावरण स्वास्थ्य के लिए गहन विज्ञान संसाधनों को आगे बढ़ाएगा। ठीक है। एएमआर एक मौन महामारी है। यदि इसका प्रबंधन नहीं किया गया तो कैंसर उपचार और अंग प्रत्यारोपण जैसे महत्वपूर्ण चिकित्सा प्रक्रियाएं अत्यधिक जोखिम भरी हो जाएंगी। एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस क्या होता है, थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। ये प्रीलिम्स के लिए खासकर इम्पोर्टेंस है। रोगाणुरोधी प्रतिरोध तब उत्पन्न होता है जब बैक्टीरिया और कवक जैसे सूक्ष्म जीव उन्हें समाप्त करने के लिए डिजाइन की गई दवाओं का विरोध करने के लिए विकसित हो जाते हैं। इससे संक्रमण का इलाज करना कठिन और असंभव हो जाता है। ठीक है, यह सेल चिकित्सा प्रक्रियाओं, कैंसर उपचार और अंग प्रत्यारोपण सहित महत्वपूर्ण स्वास्थ्य देखभाल हस्तक्षेपों के लिए जोखिम उत्पन्न करता है। प्रतिरोधों संक्रमणों के कारण उपचार में देरी होती है, स्वास्थ्य सेवा लागत बढ़ती है और परिवार समाज पर आर्थिक बोझ बढ़ता है। अगला टॉपिक देखते हैं। पहली स्वदेशी CRISPR आधारित जीन थेरेपी बिरसा। तो यह टॉपिक जो है आपके प्रीलिम्स के लिए खासकर वेरी इंपॉर्टेंस है। ठीक है। केंद्रीय मंत्री विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री, प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक रोग, लोक शिकायत पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने सिकल सेल रोग के लिए भारत की पहली स्वदेशी CRISPR क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स
आधारित जीन थेरेपी का शुभारंभ किया। यह थेरेपी विशेष रूप से भारत की जनजातीय आबादी को प्रभावित करने वाले सिकल सेल रोग, एक गंभीर आनुवंशिक विकार है, के उन्मूलन की दिशा में निर्णायक कदम है। बिरसा 101 नामक यह जीन थेरेपी भगवान बिरसा मुंडा को समर्पित है। राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन कब लॉन्च किया गया था? केंद्रीय बजट 2023 में इसकी घोषणा किया गया था। आरंभिक शुभारंभ 1 जुलाई 2023 को शहडोल मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री द्वारा किया गया था। इसका लक्ष्य जो है 0 से 40 वर्ष की आयु के लगभग 7 करोड़ लोगों की स्क्रीनिंग, व्यापक परामर्श, उपचार और 2047 तक सिकल सेल एनीमिया का जो है पूरी तरह से उन्मूलन करना उद्देश्य है। वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी में विकसित यह थेरेपी वैश्विक लागत के एक अंश पर जो है उपलब्ध होगी। यह थेरेपी विश्व स्तरीय कम लागत और वाले समाधान तैयार करने की दिशा में एक भारत की जो है क्षमता को दिखाता है। सिकल सेल एनीमिया उन क्षेत्रों में व्यापक रूप से फैला हुआ है जहां पर मलेरिया स्थानिक है। ठीक है। 1940 के दशक के दौरान इन बीमारियों के बीच एक संबंध पाया गया, जिनके अनुसार जिन लोगों में सिकल सिकल मतलब हंसिया के आकार का होता है। ठीक है, हंसिया के आकार का होता है। सिकल लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं जो मलेरिया से बचने की संभावना अधिक होती है। ठीक है, मतलब जिन लोगों में सिकल लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं उनमें मलेरिया से बचने की संभावना अधिक हो जाती है। भारत में जनजातीय आबादी में मलेरिया के मामलों की संख्या सबसे अधिक है। सिकल सेल एनीमिया के साथ अनुमानित जन्मों के मामलों में भारत दूसरा सबसे अधिक प्रभावित देश है। सिकल सेल एनीमिया एक आनुवंशिक विकार है, इसलिए इसे पूरी तरह से समाप्त करना एक चुनौती है। इसके लिए और अधिक शोध और वैज्ञानिक सफलताओं की आवश्यकता है। लाल रक्त कोशिकाएं रेड ब्लड सेल विकृत होकर हंसिया के आकार की हो जाती हैं। ये कोशिकाएं अस्वस्थ होती हैं और जल्दी मर जाती हैं, जिनसे स्वस्थ लाल रक्त कोशिकाओं की कमी हो जाती है, जिसके कारण लाल रक्त कोशिकाओं की कमी से रक्त प्रवाह बाधित हो जाता है और जिससे जो है दर्द होता है। सिकल सेल एनीमिया से पीड़ित मरीज वासो ओक्लूसिव संकट नामक दर्द के दौरों से पीड़ित हो सकते हैं, जिनकी तीव्रता अलग-अलग हो सकती है, जो कुछ दिनों से लेकर हफ्तों तक रह सकता है। सिकल सेल एनीमिया रोग का उपलब्ध उपचार बहुत महंगा है और इसके लिए स्टेम सेल प्रत्यारोपण, स्टेम सेल ट्रांसप्लांट या जीन थेरेपी का उपयोग जो है किया जाता है। 19 जून को जो है विश्व सिकल सेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये प्रीलिम्स के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। क्रिप्सर Cas9 जीन संपादक तकनीकी के बारे में देखते हैं। क्रिप्सर प्रौद्योगिकी क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स एक शक्तिशाली जीन संपादन उपकरण है जो जीवाणु प्रतिरक्षा प्रणाली से जो है प्राप्त होता है, जो डीएनए अनुक्रमों को सटीक रूप से काटने, जोड़ने या बदलने के लिए आरएनए द्वारा निर्देशित जेनेटिक कैंची, ठीक है, जेनेटिक कैंची की तरह जो है काम करता है। ये क्वेश्चन जो है यूपीएससी में पूछ चुका है। ठीक है, यूपीएससी में पूछ चुका है ये क्वेश्चन, जिससे वैज्ञानिकों को दोषपूर्ण जीन को ठीक करने, रोग प्रतिरोधी फसलों को बनाने और जीन कार्यों को अध्ययन करने की अनुमति मिलती है। इनका विकास कैसे हुआ? कुछ जीवाणुओं में क्रिप्सर Cas9 प्रणाली के समान अंतर्निहित जीन संपादित प्रणाली होती है। वे इस प्रणाली का उपयोग आक्रमणकारी रोगजनकों जैसे वायरसों के प्रति प्रतिक्रिया करने के लिए करते हैं, ठीक एक प्रकार प्रतिरक्षा प्रणाली की तरह।
क्रिप्सर का प्रयोग करके जीवाणु, वायरस, डीएनए के कुछ हिस्सों को काट देते हैं और उनमें से थोड़ा-सा हिस्सा पीछे छोड़ देते हैं ताकि अगली बार हमला होने पर उन्हें पहचानने और बचाव करने में जो है मदद मिल सके। शोधकर्ताओं ने डीएनए को संपादित करने के लिए जीवाणुओं की इस प्राकृतिक प्रतिरक्षा प्रणाली को अनुकूलित जो है किया है। अगला टॉपिक देखते हैं। भारत का जेन जेड थीम वाला जो है पोस्ट ऑफिस के बारे में देखते हैं। जेन जेड वाला पोस्ट ऑफिस। भारत के पोस्ट ऑफिस के बारे में सबसे पहले थोड़ा-सा चर्चा कर लेते हैं। भारतीय डाक जो है इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1854 में आधुनिक रूप से भारत की डाक सेवा की शुरुआत मानी जाती है। अधीनस्थ मंत्रालय किसके तहत काम करता है? संचार मंत्रालय, भारत सरकार। प्रकृति सरकारी वैधानिक निकाय है, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, जिसे आमतौर पर इंडिया पोस्ट कहा जाता है। ठीक है। वर्तमान में केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया हैं। 19 नवंबर 2025 को भारतीय डाक इंडिया पोस्ट ने अपने आधुनिकीकरण के सफर में एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। संचार मंत्रालय के तहत आईआईटी दिल्ली में देश के पहले जेन जेड थीम पर आधारित पूरी तरह से एक नए रूप में तैयार किए गए कैंपस पोस्ट ऑफिस का जो है उद्घाटन किया गया। जेन जेन जेड कैंपस पोस्ट ऑफिस डिजिटल इंडिया और ई गवर्नेंस के तहत सार्वजनिक सेवाओं और डिजिटलीकरण और लास्ट माइल डिलीवरी को मजबूत करने की नीति के अनुरूप है। देश में पहली बार आईआईटी दिल्ली और स्टूडेंट फ्रेंचाइज मॉडल भी लॉन्च किया गया। भारत सरकार डाकघरों को एक प्रकार के बहुउद्देशीय सेवा केंद्र के रूप में विकसित कर रही है, जहां डाक, बैंकिंग, बीमा, सरकारी योजनाओं का भुगतान और ई-कॉमर्स, लॉजिस्टिक जैसे सेवाओं का एक ही स्थान पर मिल सके, जो एक उन्नत पब्लिक सर्विस सेंटर का उदाहरण है। आधुनिक डाक व्यवस्था 18वीं शताब्दी के ईस्ट इंडिया कंपनी के समय कंपनी मेल से हुई, जिसे बाद में 1854 के भारतीय डाकघर अधिनियम के तहत नियमित सरकारी सेवा में बदल गया। 125 वर्ष पुराने भारतीय डाकघर अधिनियम 1898 को अब जो है डाकघर अधिनियम 2023 पोस्ट ऑफिस एक्ट 2023 ने प्रतिस्थापित कर दिया, जो 18 जून 2024 से प्रभावी है। ठीक है। 2023 में बेंगलुरु के कैम्ब्रिज लेआउट में भारत और विश्व का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस जो है बनाया गया। दुनिया का एकमात्र तैरता पोस्ट ऑफिस ऑफ जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में डल झील के हाउस बोट में स्थित है, जो भारत की डाक सेवा का अनोखा भौगोलिक सांस्कृतिक प्रतीक है। जेन जेड जिम थीम कैंपस पोस्ट ऑफिस के बारे में देखते हैं। ये प्रीलिम्स के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंस है। जेन जेड जी थीम कैंपस पोस्ट ऑफिस वह डाकघर है जो किसी उच्च शिक्षण संस्थान के कैंपस के भीतर में हो, जिनका डिजाइन, सेवाएं, माहौल विशेष रूप से नई पीढ़ी जेन जी की शुरुआत जरूरतों के हिसाब से बदला गया हो। ठीक है। इसमें सामान्य डाक सेवाओं के साथ-साथ वाई-फाई, क्यूआर आधारित बुकिंग, डिजिटल भुगतान, ई-कॉमर्स, पार्सल, छात्र हितैषी, स्पीड पोस्ट और बैठने पढ़ने की जगह जो है जैसे जो है फीचर होंगे। मॉडल फिजिटल, जिसमें फिजिकल और डिजिटल ढांचा बनाता है, जहां पोस्ट ऑफिस और डिजिटल सेवाएं दोनों एक साथ चलती हैं। ठीक है। अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक जो है पनडुब्बी रोधी युद्धक उथला जलपोत अंजदीप। ठीक है। ये टॉपिक खासकर जो है प्रीलिम्स के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंस है। ये सभी एग्जाम में आ सकता है। आपके यूपीएससी, पीसीएस, वनडे एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है।
अपरला श्रेणी के कौन-कौन से एक प्रकार से युद्धपोत कौन-कौन से युद्धपोत इसके अंतर्गत बनाए गए हैं? अपरला को जो है 18 जून 2025 में, अंजदीप जनवरी 2026 में प्रस्तावित है। अमिनी, अभय, अग्रे, अजय ये अभी प्रस्तावित हैं। एंड्रोथ जो है 6 अक्टूबर 2025 में लॉन्च किया गया था। अक्षय को भी अभी लॉन्च करना बाकी है। अंजदीप का निर्माण गार्डन रीच शिप बिल्डर एंड इंजीनियर कट्टुपल्ली की सार्वजनिक निजी भागीदारी से जो है किया गया। अंजदीप का नामकरण कर्नाटक के करवार तट पर स्थित अंजदीप द्वीप के नाम से जो है किया गया है। अंजदीप की प्राथमिक भूमिकाओं में तटीय क्षेत्रों में पानी के नीचे निगरानी, खोज एवं बचाव अभियान, कम तीव्रता वाले समुद्री संचालन, तटीय पनडुब्बी रोधी युद्ध संचालन, उन्नत माइन परिचालन की क्षमता शामिल है। अपरला श्रेणी की जहाज का रणनीतिक उपयोग लिटोरल क्षेत्र में अधिक बताया गया है, क्योंकि लिटोरल क्षेत्र में बंदरगाह, तटीय शहर, व्यापार मार्ग अधिक होते हैं। वहां छिपकर चलने वाले सब सरफेस खतरे अधिक संवेदनशील चुनौती बनते हैं। लिटोरल क्षेत्र समुद्र का वह भाग होता है जो तट के पास और अपेक्षाकृत उथला होता है, जहां तटीय गतिविधियों का प्रभाव अधिक होता है। ठीक है, अगला टॉपिक देखते हैं। स्टेल्थ फ्रिगेट तारागिरी के बारे में देखते हैं। ये भी आपके प्रीलिम्स के लिए खासकर वेरी वेरी इंपॉर्टेंस है। भारतीय नौसेना अपने सतही बेड़े को आधुनिक कम रडार परावर्तक और बहुभूमिकात्मक युद्धपोतों से सशक्त कर रही है। इसी क्रम में प्रोजेक्ट 78 के तहत कुल 7 स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट्स निर्मित हो रहे हैं। ठीक है, प्रोजेक्ट 70 ए नीलगिरी श्रेणी का जो है एक प्रकार से नौसेना बेड़ी है। इसमें देखते हैं क्या चीजें हैं, मुख्य बातें। कुल स्टेल्थ फ्रिगेट में MDL मुंबई में 4 और GRSE कोलकाता में 3 MDL लीड यार्ड जो है बनाए जाएंगे। 28 नवंबर 2025 को प्रोजेक्ट 78 के तहत निर्मित स्टेल्थ फ्रिगेट तारागिरी यार्डे को नौसेना को जो है सौंपा गया है। प्रोजेक्ट 70A या P-70A के फ्रिगेट बहुमिशन प्लेटफॉर्म है, जिन्हें समुद्री क्षेत्र में वर्तमान और भविष्य की चुनौतियों का समाधान करने के लिए डिजाइन किया गया है। स्टेल्थ फ्रिगेट तारागिरी सतह से सतह पर मार करने वाली सुपरसोनिक मिसाइल प्रणाली, मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाले मिसाइल प्रणाली एवं तीव्र गति से गोलाबारी करने वाली 30 mm एवं 12.7 mm की क्लोज इन हथियारों प्रणाली से सुसज्जित है। तारागिरी समेत P-71 के वर्ग के सभी फ्रिगेट संयुक्त डीजल और गैस प्रलोदक से जो है संचालित होता है। प्रोजेक्ट 71 स्टेल्थ फ्रिगेट में क्या क्या शामिल है? नीलगिरी, उदयगिरी, तारागिरी, महेंद्रगिरी, हिमगिरी, दूनागिरी और विंध्यागिरी। ठीक है, जिसमें से नीलगिरी जो है 15 जनवरी 2025 को, उदयगिरी 26 जनवरी 2025 और तारागिरी जनवरी 2026 में जो है अभी प्रस्तावित है। प्रोजेक्ट 70A में कुछ और पॉइंट्स देखते हैं। यह कार्यक्रम प्रोजेक्ट 70 शिवालिक श्रेणी के फॉलो ऑन के रूप में विकसित किया गया, अर्थात पहले की श्रृंखला पर आधारित उन्नत संस्करण, जिसमें स्टेल्थ हथियार, सेंसर और प्लेटफॉर्म प्रबंधक प्रणालियों में जो है सुधार किया गया है। ठीक है, तो दोस्तों आज का जो है टॉपिक यहीं पे समाप्त करते हैं। और आप लोग को अगर क्लास अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंडों को शेयर करें, और साथ ही साथ अगर आप क्लास में कुछ सुधार करना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट्स भी कर सकते हैं। ठीक है।
तो चलिए नेक्स्ट क्लास में हम आपसे जल्दी मिलेंगे, तब तक आप हँसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद, जय भारत।